नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। असली भारतीय कौन? राहुल गांधी के समर्थन में शिवसेना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उठाए सवाल। 67,000 करोड़ की डिफेंस डील से बढ़ेगी भारत की ताकत। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही, गांव बहे, लोग लापता, 150 जवान रेस्क्यू में जुटे। सारण में कुख्यात बदमाश भुअर का एनकाउंटर, पैर में गोली लगने से घायल। खालिद का शिवाजी फिल्म पर बवाल, सीएम फडणवीस का रोकना पड़ा भाषण। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी पर कही गई टिप्पणी पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया है और कोर्ट की टिप्पणी पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने कहा कि ये राहुल गांधी ने अगर सरकार से चीन को लेकर सवाल पूछे तो इसमें असली भारतीय होने पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है। सामना में लिखा गया कि एक विपक्षी नेता का ये संवैधानिक कर्तव्य है कि वो सरकार से जवाब मांगे, खासकर जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। सामना ने यह भी लिखा है कि 2014 के बाद देश में देशभक्ति की एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है। जो सरकार से सवाल करे वो देशद्रोही और जो समर्थन करे वो देशभक्त। शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी को चौंकाने वाला बयान कहा और कहा कि इससे राहुल गांधी की भारतीयता पर अनावश्यक रूप से प्रश्न चिन्ह लगा है। विवाद की शुरुआत राहुल गांधी के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने चीन द्वारा जमीन कब्जाने और गलवान में हुई झड़पों का जिक्र किया था। इसी बयान को लेकर लखनऊ में एक आपराधिक मानहानि का केस दर्ज हुआ जो बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सवाल पूछने वाला असली भारतीय नहीं हो सकता और क्या लोकतंत्र में असहमति की आवाज को देश विरोधी ठहराना सही है? ये मुद्दा अब राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। 67,000 करोड़ की रक्षा डील ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की सैन्य ताकत को नई धार देने वाला फैसला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी ने इस मेगा डील को मंजूरी दी है, जिससे थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। नौसेना को अब अपग्रेडेड ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम, बराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम और नई रोबोटिक बोट्स यानी CASC मिलेंगी जो पनडुब्बियों को ट्रैक और तबाह करने में सक्षम होंगी। वही वायुसेना को मिलेगा पर्वतीय इलाकों में निगरानी करने वाला रडार सिस्टम। साथ ही स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का अपग्रेड और S-400 जैसे सिस्टम के मेंटेनेंस के लिए भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पास किया गया है। तीनों सेनाओं को अब मिलेंगे मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन जो बिना पायलट के 24/7 निगरानी करेंगे, टारगेट लोकेट करेंगे और सटीक हमला करने की क्षमता भी रखते हैं। इस डील की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब भारत को एक साथ दो मोर्चे चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौती मिल रही है। ऐसे में ये सौदे सिर्फ सुरक्षा का कवच नहीं बल्कि जवाबी हमला करने की तैयारी भी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को एक के बाद एक 3 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई। सबसे भयावह मंजर धराली गांव में सामने आया, जहां खीरगंगा नदी में अचानक आए उफान ने पूरे इलाकों को तबाही में झोंक दिया। सैलाब का असर इतना जबरदस्त था कि गंगोत्री हाईवे, हर्षिल हेलीपैड और सेना के आर्मी कैंप तक इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि आर्मी कैंप के कुछ हिस्से मलबे से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। नौजवानों के लापता होने की आशंका है, जबकि 2 जवानों को सुरक्षित निकाला गया है। देहरादून में सेना के डिफेंस PRO लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि करीब 150 सैन्य कर्मियों की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी है और अब तक 20 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। सेना की और भी टुकड़ियां मौके पर भेजी जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बादल फटने से खीरगंगा में आया उफान सुक्की के पास अवाला गदेरा और तेलगाड़ नाले के जरिए भारी मलबा लेकर आया, जिससे कई घर, होटल और रास्ते तबाह हो गए। हर्षिल हेलीपैड के पास जमा मलबे से एक अस्थायी झील भी बन गई है। सेना कैंप की बस्तियों से लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तरकाशी फिलहाल कुदरत के कोप का शिकार बना हुआ है।
उत्तराखंड एक बार फिर कुदरत के कहर का गवाह बना है। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बीती रात बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। कई घर और एक आर्मी कैंप मलबे में दब गए हैं, जबकि स्थानीय लोग और जवान पानी के तेज बहाव में फंस गए हैं या बह गए। फिलहाल 150 से ज्यादा जवानों की टीम, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान शामिल है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। मलबे को हटाने के लिए मशीनें लगाई गई है। वही स्थानीय लोग भी फावड़े और हाथों से मलबा हटाकर अपनों को निकालने में लगे हैं। धराली गांव और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो चुका है। तेज बारिश और बादल फटने से खीरगंगा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा और देखते ही देखते बाढ़ का रौद्र रूप गांव में घुस गया। कई दुकानें, वाहन और खेत बह गए। हादसे में अब तक कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना का एक कैंप भी इसकी चपेट में आया है और उसमें मौजूद जवानों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। राहत और बचाव के लिए प्रशासन और आपदा प्रबंधन को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरतमंदों को हर संभव मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट भेज दी गई है और राहत टीमें भेजने की तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी और आसपास के जिलों में अगले 48 घंटे में और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को नदियों से दूर रहने, पहाड़ों पर यात्रा टालने और सतर्क रहने की अपील की है। इस वक्त उत्तरकाशी के हालात बेहद ही नाजुक है। हर बीते मिनट के साथ राहत बचाव की रफ्तार और तेज की जा रही है, क्योंकि मलबे में अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीमों को चुनौती है, तेज बारिश के बीच वक्त रहते ही लोगों को जान बचाया जाए। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। लगातार भारी बारिश के चलते राज्य में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ा है, जिसे फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच सड़क मार्ग मलबे और पत्थरों से बाधित हो गया है। उधर गौरीकुंड के केदारनाथ तक का पैदल रास्ता भी बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों को जहां है वहीं रोका गया है और सभी सुरक्षित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालात को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का पानी खतरे के निशानों को पार कर चुका है। नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी भर गया है। शिवजी की 15 फीट ऊंची प्रतिमा तक जलस्तर पहुंच चुका है। बारिश नहीं थमी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। गौरतलब है कि उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की घटना के बाद से पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अलर्ट है और राहत बचाव का काम लगातार जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचे और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी रणधीर कुमार उर्फ भुअर को मुठभेड़ में घायल कर दिया। पुलिस को इनपुट मिला था कि भुअर किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। इसी दौरान तरैया इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भुअर के दाहिने पैर पर गोली लग गई। घायल अवस्था में उसे तुरंत तरैया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मौजूद डॉक्टरों के मुताबिक गोली पैर को आर पार कर चुकी है, लेकिन उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस ने मौके से एक लोडेड देसी पिस्टल भी बरामद की है। रणधीर उर्फ भुअर पर हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत तरैया और पानापुर समेत कई थानों में संगीन मामले दर्ज है।
घटना की जानकारी मिलते ही मडोदरा डीएसपी अमरनाथ, सर्किल इंस्पेक्टर मनीष कुमार साहा और तरैया थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब भुअर के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो किन वारदातों में शामिल रहा है और उसके साथ किस किस की संलिप्तता है। उसकी कॉल डिटेल्स, पुराने रिकॉर्ड और संपर्कों की गहनता से जांच की जा रही है। ठाणे से सबसे चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है, जहां मेट्रो निर्माण की लापरवाही एक आम नागरिक की जान पर भारी पड़ गई। भिवंडी में बने रहे मेट्रो स्टेशन के पास एक ऑटो पर अचानक 5 फीट लंबा लोहे का सरिया ऊपर से आ गिरा और सीधा ऑटो में बैठे युवक के सिर में जा धंसा। घटना इतनी भयानक थी कि रॉड सिर के आर पार हो गया। घायल युवक की हालत नाजुक है और आईसीयू में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि युवक खाना खाकर रिक्शे से अपने घर लौट रहा था, तभी मेट्रो के ब्रिज के नीचे से गुजरते वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। डॉक्टर ने इलाज शुरू करने से पहले रॉड को कटिंग मशीन से काटा, फिर सीटी स्कैन के लिए भेजा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो निर्माण स्थल पर पहले भी ऐसे ही घटनाएं हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? कौन लेगा इस लापरवाही की जिम्मेदारी? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत पर टैरिफ का दबाव बना रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका खुद भी रूस से उर्वरक और रसायन खरीदता है, तो जवाब देने की बजाय ट्रंप सकपका गए। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, हमें जांच करनी होगी। दरअसल हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि यूरोप और अमेरिका दोनों ही रूस से बड़े पैमाने पर व्यापार करते हैं। इसमें न सिर्फ ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन, उत्पादन, रसायन, लोहा इस्पात और परिवहन उपकरण तक शामिल है। भारत का ये बयान तब आया जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर जुर्माना भी लगाया। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो 24 घंटे के भीतर भारत पर और ज्यादा टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन भारत ने दो टूक कहा कि जहां अमेरिका रूस से यूरेनियम, हेक्सोफ्लोराइड, पैलेडियम और अन्य संसाधनों का आयात करता है, वही भारत को निशाना बनाना न सिर्फ अनुचित बल्कि अविवेकपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि साल 2024 में यूरोपीय संघ और रूस के बीच 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जबकि 2023 में सेवाओं के जरिए करीब 17.2 अरब यूरो का व्यापार हुआ, जो भारत रूस व्यापार से कहीं ज्यादा है। भारत ने साफ कहा है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ये बात उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसके चलते ट्रंप ने भारत पर अगले 24 घंटे के भीतर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत के पास पहले से ही सबसे ज्यादा टैरिफ है। हमने 25% पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इसे और बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं, मशीन को ईंधन दे रहे हैं और अगर वे ऐसा करते रहेंगे तो मुझे ये मंजूर नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सामानों पर भारत की ऊंची टैरिफ दरें दोनों देशों के बीच व्यापार में बड़ी रुकावट बनी हुई है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि किन वस्तुओं पर नया टैरिफ लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहले ही 1 अगस्त की डेडलाइन से पहले 31 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ और एक अतिरिक्त जुर्माना लगाने की बात कह चुके हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर ऊर्जा की कीमतें और नीचे गिरे तो इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध पर मजबूरी में रोक लगा सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर ऊर्जा की कीमतें और $10 प्रति बैरल कम हो जाए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था ऊर्जा पर टिकी है। इस पूरी बयानबाजी पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा कि भारत जो भी कच्चा तेल खरीद रहा है वह ग्लोबल मार्केट की स्थितियों के तहत एक जरूरत है। भारत ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो देश भारत की आलोचना कर रहे हैं वही खुद रूस के साथ व्यापार में लिप्त है और वो भी बिना किसी बाध्यता के। भारत ने यह भी कहा कि दुनिया को व्यापार को लेकर दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे। ये समझना होगा कि ऊर्जा सुरक्षा हर देश की प्राथमिकता है।
महाराष्ट्र में खालिद का शिवाजी नाम की फिल्म को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हो रहे एक कार्यक्रम में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। मुंबई के वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में आयोजित महाराष्ट्र फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया। जब मुख्यमंत्री फडणवीस मंच पर भाषण देने पहुंचे, तभी हिंदू संगठनों के दो कार्यकर्ताओं ने अचानक नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध कर रहे लोगों ने खालिद का शिवाजी फिल्म को बैन करने और उसमें कथित आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की है। हंगामा इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री को बीच में ही अपना भाषण रोकना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और कुछ समय बाद कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। लेकिन इस घटना ने फिल्म को लेकर जारी विवाद को और तेज कर दिया है। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।